अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं, जरा उसके मीनिंग्स देख लेते हैं। अच्छा जी, heredity, अच्छा जी, हेरिडिटी कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है बेसिकली ये। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मूव करती हैं पेरेंट से बच्चों के अंदर। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है ना। किसी इंसान के अंदर माँ बाप की तरफ से जो डीएनए के अंदर जो बाकी जीन्स के अंदर फीचर्स आते हैं उसको हेरिडिटी कहते हैं। इसको लिख लें अपने पास। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मेडिकल साइंसेस से या लाइफ साइंसेस से ताल्लुक नहीं, वो लाजमी लिखें। अच्छा जी, एक और इसके अंदर वर्ड यूज होगा, अनटेंगल। एंगल कहते हैं उलझ जाना। एक मूवी भी है बच्चों की ना, अनटेंगल उसका नाम है। untangle, अच्छा जी, सेपरेट करना धागों को, बालों को, तारों को, यानी कि आपस में जो उलझे हुए हैं उसको अलग अलग करना, उसको अनटेंगल कहते हैं हम लोग। अच्छा जी, इसके बाद एक और वर्ड है, trailblazer, अच्छा ट्रेल ब्लेजर कहते हैं पॉइनियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर इसका मीनिंग नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन का आंसर आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, ट्रेल ब्लेजर कहते हैं जो शुरू शुरू के लोग होते हैं वहां पे, उनको ट्रेल ब्लेजर कहते हैं। ठीक है, a person who is first to do or discover something that makes it possible for others to follow। ठीक है ना, तो ट्रेल ब्लेजर ये भी आपने वर्ड जहन में रखना है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड था फ्रेटर्नल। ये हमने वोकैबुलरी की क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ वर्ड, ब्रदरहुड से मुतल्लिक ना, connected with relationship that exists between people or groups to share some ideas or interest। ठीक है, फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपस में आइडियाज को, चीज़ों को शेयर करती हैं। इसमें एक ब्रदर से मुतल्लिक भी था, कनेक्टेड विद द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ब्रदर्स। ठीक है, फ्रेटर्नल राइवलरी। अच्छा जी और कोई वर्ड इसमें आता तो भी हम लोग देख लेंगे। चलें जी, रीडिंग की बात करते हैं कि रीडिंग पे कैसे काम किया जाए। एक तो ये कि आपने ना, अगर रीडिंग की प्रिपरेशन की बात करें ना, तो 3 to 4 days आर इनफ। यानी आप जहाँ पे भी इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, 3 से 4 दिन चाहिए, उसके बाद आप रीडिंग का पेपर दे देंगे। अगर आपको बैंड रिक्वायरमेंट है 8 है, 7.5 है, और आप 6.5 या 6 पे स्टैंड कर रहे हैं, तो फिर उस केस में आपको ज़रा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप करके 7.5 के पास जब आप आ जाएं, दोबारा फिर टेस्ट दे दें। तो टेस्ट देना जो उनसे, टेस्ट के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, टेस्ट के लिए हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो आज थोड़ा सा उन टेक्निक्स पे भी बात करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट आर कीवर्ड्स। अगर तो आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें ना आपने स्पीड से देखना है, पढ़ना भी नहीं है पूरे पैसेज को। अब देखना क्या आपने, आपने इसके कीवर्ड्स को देखना है कि कीवर्ड्स कहाँ पे हैं। मिसाल के तौर पे, ये आप ना अपनी अपनी किताबें जरूर खोल लिया करें। किताबें खोल के तो उसके ऊपर जो जो मैं नोट्स वगैरह बनाऊँ साथ साथ लिखते जाया करें। कहते हैं देयर मे बी जेनेटिक कॉज फॉर द डिफरेंस इन हाउ द यंग स्किन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस लुक्स।
कि जो आइडेंटिकल ट्विंस, ट्विंस भी दो तरह के होते हैं। एक ट्विंस ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें वगैरह आपस में मिल रही होती हैं, उन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। दिस वन है। अच्छा जी, देयर में भी जेनेटिकल कॉजेज फॉर द डिफरेंस इन हाउ। अब यहाँ पे जो स्किन है ना, स्किन, इसकी बात कहीं होगी, वो आपने ढूंढनी है, वो कहाँ पे बात है, उसके पास आंसर होगा। अच्छा, एक की जगह ना दो क्वेश्चंस को रीड कर लें। ट्विंस आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टन इलनेस। जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनमें कोई ना चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनमें कोई बीमारी पड़ जाए, किसी खास किस्म की बीमारी पैदा हो जाए, स्किन से रिलेटेड, कोई कैंसर हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, कोई गले की बीमारी हो जाए। ऐसी कोई डिस्कशन होगी यहाँ पे, है या नहीं है, हमने ये देखना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि Bouchard advertised in newspaper for twins who had been separated at birth. इस बंदे ने अखबार दिया था कि जी ऐसे लोग मेरे पास आए, ऐसे ट्विन्स आए जो बचपन में अलग-अलग हो गए थे। ये बंदा बाउचर्ड है, इसने एक ऐड दिया अखबार के अंदर। अब न्यूज़पेपर का वर्ड देखना है, ठीक है, या कोई इसका सिनोनिम्स, अगर नहीं है तो नॉट गिवन होगा। सीधा सीधी बात ये है, उसने कोई मशहूरी दी है या नहीं दी। अगर उस तरह की बातें करता रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने इसकी कोई एडवर्टीजमेंट की। ये जी हमने तीन कीवर्ड्स। और एपिजेनेटिक प्रोसेस, ये कोई नई टर्म है, इसके अंदर यूज होगी। आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस, ये चीजें। तो यहाँ पे सिनोनिम्स होंगे, एज इट इज लाइनें नहीं दी होंगी, जैसे कि आपके मैट्रिक के अंदर या एफए के अंदर अगर कभी आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन करते थे तो लाइन पढ़ के बता देते थे कि ये है या नहीं। इस तरह की बात जो हम पैराफ्रेजिंग वाली बात कर रहे थे ना, वो पैराफ्रेजिंग टाइप यहाँ पे हुई होगी, और आपने वहां से अंडरस्टैंड करना है। अब मेरे माइंड में क्या है कि जी यंग स्किन की बात है, और ट्विंस आर ग्रेटर रिस्क ऑफ इलनेस नॉन ट्विंस, और बीमारियों की बात है ट्विंस और नॉन ट्विंस में। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे पैसेज में आ गया मैं, अब मैं इसको अटेम्प्ट करने लगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ऐसे करना है, जहां पे ये वाला आ जाएगा ना क्वेश्चन के, आप मैं बताएं कि ये बात किस साइंटिस्ट ने की है, वहां पे आपने जरा डिफरेंट टेक्निक यूज करनी है। तो अब आपने ये करना है कि फर्स्ट टू पैसेजेस के अंदर पहले का आंसर आमतौर पे होता है, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन ज्यादातर 90% होता है। अच्छा जी, बायोमेडिकल सर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफर्स प्रीशियस अपॉर्चुनिटीज अनटैंगल द जीन्स विद एनवायरनमेंट नेचर नर्चर because identical twins are come from single fertilized eggs and two virtually identical difference between them twins younger looking skin। ये लें जी, ये बात आ गई। पीछे मैं सिर्फ ढूंढ रहा था कि यहाँ पे स्किन की बात कहाँ पे आएगी, ये आगे बात। अब मैंने इसको गौर से पढ़ना है। वो कहता है कि कोई डिफरेंस जो कि ट्विन के अंदर यंगर लुकिंग स्किन है, एक है उसमें ज्यादा स्किन जो सी ऐसे लगता है जैसे यंग है अभी, मिसाल के तौर पे वो इन्वायरमेंट की वजह से हो सकती है, और कितना वक्त वो सूरज के अंदर गुजारता है। ये दो रीजंस हैं, इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के अंदर मिसाल के तौर पे सूरज में कितना वक्त गुजारता है। ये यंगर लुकिंग स्किन की एक रीजन ट्विन में हो सकती है। अब आ जाए आप क्वेश्चन के अंदर। वो कहता है देयर में भी जेनेटिक कॉज, जेनेटिक कॉज कोई नहीं है, एनवायरमेंटल कॉज है। डिफरेंस इज हाउ यंग द स्किन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस लुक्स, कि कितनी यंग लगती है, बात उसने जरूर की हुई है, लेकिन उसने कहा एनवायरमेंटल है, तो सिंपल इसको फॉल्स कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट में कि इलनेस और नॉन ट्विंस के अंदर, और फिर न्यूज़पेपर वाली बात पे आते हैं। ठीक है,
फिर आपने क्या करना है, स्पीड से पढ़ना शुरू कर देना है। पढ़ना नहीं है, ढूंढना है। बीमारी का नाम देखें कहाँ पे आएगा। अब जैसे ये वर्ड आ गया ना, फ्रेटर्नल ट्विंस, इस तरह के वर्ड जो हैं इन पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चंस डेवलप कर देते हैं वो अक्सर। जो अनकॉमन वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दूसरा जो हमने अभी हेरिडिटी का वर्ड यूज किया था, या टेल ब्रेजर का वर्ड यूज किया था, वहां पे अक्सर क्वेश्चन उन्होंने डाले होते हैं। तो बहरहाल अब इसको अभी हम जो ढूंढ रहे थे वो बीमारी की बात थी। ये है जी, ये बीमारी की बात होगी, एलमेंट। अब इसके पास पास आंसर होगा। कहता है कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स और मोर सिमिलर, एक जैसे हैं दूसरे के, विद रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट, देन फ्रेटर्नल ट्विन्स। और अच्छा जी, then vulnerability to the disease must be rooted at least in part in heredity। तो वो ये कहता है vulnerability to the disease, इसका मतलब ये होता है कि एक बीमारी लगने के कितने चांसेस हैं। vulnerable कहते हैं कमजोर, यानी हमारा इसका ऑपोजिट होता है इम्यून। आप कितने ज्यादा इम्यून है, बीमारी नहीं आपको लगेगी। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बीमारी नहीं लगेगी। आप वल्नरेबल हैं तो आपको बीमारी लग जाएगी। ज्यादा वल्नरेबल है तो हर बीमारी आपको लगती फिरेगी। ज्यादा इम्यून है तो आपको कई बीमारियां नहीं लगेंगी। इसको समझने के लिए, वैसे वल्नरेबल की अगर हम उर्दू करें तो ये कमजोरी की बात होती है। वो कहता है कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स आर मोर सिमिलर टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट, अगर हम बीमारी की बात करें तो जो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे होते हैं, वो एक मिलते हैं आपस में, देन फ्रेटर्नल ट्विन्स। फ्रेटर्नल ट्विन्स में मिलते नहीं होते, उनकी शक्लें वगैरह चेंज होती हैं। देन वल्नरेबिलिटी, अभी देन तो फिर वल्नरेबिलिटी टू डिजीज मस्ट बी रूटेड एट लीस्ट इन पार्ट इन हेरिडिटी, तो माँ बाप की तरफ से वो चीज ट्रांसफर होती है। अब आए क्वेश्चन के अंदर। अब ये ना सेकंड्स के अंदर काम करना है, इसमें इतना ढीलापन नहीं, या फिर दिमाग आपका किसी और जगह पे और आप रीड कर रहे हो तो इस तरह इस क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाएंगे। ये जी आपने यहाँ पे आ गया, ट्विन्स आर ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टन इलनेस, कोई सर्टन इलनेस की रिस्क की बात नहीं की गई नॉन ट्विन्स के बदले में। ये बात की गई है कि अगर आइडेंटिकल हैं तो उनमें ट्रांसफर होने के चांसेस किसी बीमारी के मौजूद हैं, तो ये सीधा नॉट गिवन है। ठीक है, अब उसकी बात आ रही है एडवर्टीजमेंट की, बॉचर्ड की। अच्छा, नीचे से क्वेश्चंस को भी ना एक दफा पहले पढ़ लें। यहाँ पे थॉमस बॉचर्ड एक साइंसदान का नाम है, फ्रांसिस गैल्टन दूसरे साइंसदान का नाम है, डेनियल रीड तीसरे साइंसदान का नाम है। ये जहां जहां पे आएंगे आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात की जा रही है एपिजेनेटिक प्रोसेसेस की। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे ये स्टार्ट होगा वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे साथ साथ, वो हमने पढ़ के तो इसमें लिखनी है। चलें जी, अब हम आते हैं वापस साइंसदानों के नाम भी। अब हमने जो चीज, तीसरी चीज ढूंढनी है, वो न्यूज़पेपर या पब्लिकेशंस, मतलब कोई इस किस्म की कोई बात हो, या फिर हो कि कोई अलग अलग हुए हों बचपन के अंदर, उसकी कोई बात की गई हो। चले जी, ये कीवर्ड से हमने ये देख लिया, अब हम आगे मूव करते हैं। अभी मैं पढ़ नहीं रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ, हाथ फेरता जा रहा हूँ इसके ऊपर उंगली के साथ, और साथ साथ मैं देखता जा रहा हूँ कि कहाँ पे न्यूज़पेपर की बात की जा रही है और कहाँ पे ये बात की जा रही है कि इकट्ठे हो जाए सारे के सारे। अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे बहुत देर लग जाएगी, मेरे से टाइम नहीं मैनेज होगा। लेकिन आपको पूरा फोकस जो है ना, इसके ऊपर होना चाहिए। एक वर्ड आ रहा है नेचर और नर्चर। नेचर कहते हैं जीन्स के अंदर जो चीज आपकी आती है जेनेटिकली, कुदरती तौर पे। नर्चर कहते हैं माहौल। जहाँ पे इन्वायरमेंट का वर्ड आएगा वहां पे नर्चर, ये ज़हन में रखना आपने। नेचर जीन्स की बात होगी। ये साइंसदान का नाम आ गया बॉचर्ड। ठीक है, ये बॉचर्ड की बात है। यहाँ पे इसने कोई न्यूज़पेपर का डिस्कशन नहीं की। यहाँ पे जरा तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। फ्रांसिस गैल्टन है, ये फ्रांसिस गैल्टन है। बात कौन सी कर रहा है, ये फ्रांसिस गैल्टन की बात है। ठीक है,
ये भी एक साइंसदान है नीचे, बाउचर्ड की बात नीचे है। बहरहाल यहाँ पे देखें, ये है लाइन। वो कहता है एक स्टडीज आई हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विंस जो अलग अलग हो गए, मतलब माँ बाप की वजह से, किसी रीजन की वजह से इकट्ठे नहीं उन्होंने परवरिश पाई, एक माहौल में परवरिश नहीं पाई, अलग अलग परवरिश पाई है एट द बर्थ एंड डी यूनाइटेड, और दोबारा इकट्ठे हुए जब वो एडल्ट्स हो गए, तो उनकी आदतों में डिफरेंस क्या है। अब इसके पास पास देखो, कहीं न्यूज़पेपर की बात है, उन्हें इकट्ठा किया गया, ओवर 2 decades 137 सेट्स ऑफ ट्विंस इवेंचुअली विजिटेड। ये इसकी लैब के अंदर उन्होंने विजिट किया, और मिनीसोटा स्टडी ऑफ ट्विंस रियर्ड अपार्ट, न्यूमरस टेस्ट, बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए गए, कोई बात यहाँ पे नहीं की गई कि न्यूज़पेपर में कहा गया कि वो बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे जो पहले आपस में अलग अलग थे। ठीक है, तो चुप करके आए हम, नीचे आके इसको नॉट गिवन कर दें। यहाँ पे आपने इसको नॉट गिवन कर दिया। अब ये है एपिजेनेटिक प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट। जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट, एपिजेनेटिक का वर्ड कहाँ पे आएगा, वहां से आपने देखना है। ढूंढना ही है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये जैसे हाइड एंड सीक है ना, कीवर्ड्स को ढूंढना है और उसके बाद फिर आपने आंसर्स के पास जाना है। अभी मैं पूरी बात भी करता हूँ, जरा ठहर जाए। वो लोग जिनको ढूंढने से नहीं मिलते, यानी कि जो आप ढूंढें तो आपके सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। अगर वर्ड मिल भी जाए तो फिर भी आप सही आंसर नहीं अटेम्प्ट कर पाते, उसकी रीजन क्या है, इस पे भी आते हैं। ये देखेंगे, वो कहता है बाद में हार्वर्ड ट्विन स्टडीड हैव हेल्प्ड लीड साइंटिस्ट टू अ रेडिकल न्यू कंक्लूजन, एक बेसिक नए कंक्लूजन की तरफ आ गए बाद में कुछ स्टडीज हुई कि नेचर, जो आपकी जीन्स हैं, जेनेटिक्स है, एंड नर्चर, और जो आपका एनवायरनमेंट है, आर नॉट द ओनली एलिमेंट फोर्स एट वर्क, यही काम नहीं करती, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रिसेंट फील्ड कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, एक तीसरी चीज भी है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। वो क्या है, वो थर्ड फैक्टर जो सा है, वो भी रोल एक प्ले करता है, वन दैट इन सम केसेस सर्व्स अ ब्रिज बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड आवर जीन्स, तो एक किस्म का पुल बनाता है हमारे जीन में और एनवायरनमेंट में, कैसे, एंड इन अदर्स ऑपरेट्स ऑन इट्स ओन टू शेप हु वी आर, और दूसरा है कि वो शेप बनाता है कि हम लोग हैं क्या, जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो कैसे है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में आ जाए नीचे। एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, बिल्कुल ऐसी बात ही है। एपिजेनेटिक का प्रोसेस जेनेटिक यानी नेचर और नर्चर से मुख्तलिफ है, थर्ड फैक्टर आ जाता है, तो यहाँ पे आपने ट्रू कर देना है। अगर आपको नेचर और नर्चर का पता है तो ठीक करेंगे, अगर नहीं पता तो आप इसको गलत कर जाएंगे। मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, वोकैबुलरी वोकैबुलरी वोकैबुलरी, सुबह दोपहर शाम वोकैबुलरी वोकैबुलरी बनाएंगे तो आपको चीज़ों की समझ आएगी ज़्यादा बेहतर तरीके से, वरना आपको समझ नहीं आएगी, तुक्कों पे आप चल रहे होंगे, सारे गैस कर रहे होंगे और गैस आपके गलत निकल रहे होंगे, फिर आपके स्कोर खराब हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमारे खत्म हो गए। उसके बाद आ गया जी, एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर केमिकल रिएक्शन टाइड टू नीदर नेचर नॉर नर्चर बट रिप्रेजेंटिंग व्हाट रिसर्चर्स हैव कॉल्ड थर्ड कंपोनेंट। अब इसकी डेफिनेशन आ गई, यही क्वेश्चन का आंसर भी आ गया यहाँ पे। एक तीसरा कंपोनेंट है, दीज रिएक्शंस इन्फ्लुएंस्ड हाउ आवर जेनेटिक कोड इज एक्सप्रेस्ड and how each gene is strengthened or weakened, even turned on or off to build our bones, brains and the other parts of our bodies। मीनिंग को माइंड में बैठाना है एक फ्लो के साथ, ये नहीं कि आप ऊंची आवाज में स्ट्रेंथन का मतलब पता लग गया, वीकेंड का पता लग गया, टर्न ऑन ऑफ का पता लग गया, बिल्ड का पता लग गया, आवर बोन्स ब्रेन्स एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ, लेकिन हमें पूरा को हम माइंड में एज अ सेंटेंस पिक नहीं कर पा रहे। ये भी मसला होता है स्टूडेंट्स में कि हम उसको एज मतलब ऐसे नहीं पिक कर पा रहे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक होलिस्टिक मीनिंग क्या बना, एक एक लफ्ज को हम अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं, फोकस नहीं होता, या हम उसको कंकैटिनेट नहीं कर पा रहे होते आपस में। तो बहरहाल क्वेश्चन क्या था
अब आप आ जाए यहाँ पे, वो कहता है एपिजेनेटिक प्रोसेस जो सा इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटीज पे हमारी जीन्स की। क्या इन्फ्लुएंस करता है? ठीक है, केमिकल्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जीन्स के ऊपर, ऑर्गन इन्फ्लुएंस करते हैं, ये तो बन नहीं सकता, कोड इन्फ्लुएंस करता है, ये भी नहीं बन सकता, बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, ये भी नहीं यहाँ पे सेंस बनती। तो हमारे पास नर्चर इन्फ्लुएंस करती है। अगर नर्चर हो तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस आए, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब में इन्फ्लुएंसेस आए, तो इसका मतलब है ये भी मैं वर्ड नहीं डाल सकता, नर्चर इन्फ्लुएंसेस आना चाहिए, नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, अब इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अब हमने ये अंदाजा नहीं लगाना, लेकिन फिर भी हम एक सॉर्ट आउट करेंगे कि अगर टेंस के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा वर्ड यहाँ पे आ रहा है, और मीनिंग के हिसाब से देखा जाए कि सेंटेंस हमारा पूरा किससे हो रहा है। तो एक से हो रहा है केमिकल्स इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ आवर जीन्स, एक इससे हो रहा है, और इन्वायरमेंट क्या हमारा इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटी जीन्स के ऊपर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली। ये दो बातें हैं, बाकी ना टेंस के हिसाब से बन ही नहीं रहे सेंटेंसेस। अब इन दोनों में से मैं एक सेलेक्ट करूंगा, ऊपर से वापस मैं दोबारा जाके पढ़ता हूँ। अच्छा, इस पे आपने जो की वर्ड है ना, इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ आवर जीन्स, अब आपने ना ये पढ़ना है कि यहाँ पे ये देखें, आर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। वो केमिकल रिएक्शंस हैं टाइड टू नीदर नेचर और नर्चर, रिप्रेजेंटिंग रिसर्च हैव कॉल्ड थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट यही है ना, दीज रिएक्शंस इन्फ्लुएंसेस, ये इन्फ्लुएंस का वर्ड आ गया, ये रिएक्शन की बात होगी। रिएक्शन कौन से? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब केमिकल रिएक्शंस पूरा वर्ड है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एपिजेनेटिक्स प्रोसेस केमिकल रिएक्शन इन्फ्लुएंसेस। वो रिएक्शन तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे केमिकल्स लिखे हैं, इसकी जगह पे डी वर्ड में यहाँ पे लिख दूंगा, मिसाल के तौर पे इन क्रिएटिंग आवर इंटरनल डैश, ठीक है ना। इंटरनल ऑर्गन्स हो सकते हैं, इंटरनल कोड नहीं हो सकता। क्रिएटिंग आवर इंटरनल कोड भी हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। इंटरनल बिहेवियर नहीं हो सकता, इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं हो सकता, इंटरनल नर्चर नहीं हो सकता, केमिकल्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब दो में टाइप पड़ गई, एक ऑर्गन्स में और कोड में। वापस आए, ये किताबें ना लाजमी आपने अपनी अपनी खोली हो, अगर नहीं खोली होंगी मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो फिर उस तरीके से समझ नहीं आ पाएगी आपको। जब आप साथ साथ आपका माइंड खुद भी वर्क कर रहा होगा ना, फिर क्लैरिटी ज्यादा होगी। अच्छा जी, these reaction influence how our genetic code, कोड आ गया ना वर्ड, तो कोड का देखें क्या लिखा हुआ, सी, 11 का सी डाल दें। द स्टडी अपन इज अनकवरिंग, अब ये सी को काट दें, अब डी ये भी केमिकल्स, ये भी हो गया पेंसिल से। द स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक प्रोसेस इज अनकवरिंग अ वे इन विच आवर जेनेटिक्स कैन बी अफेक्टेड बाय आवर, हाँ अभी एपिजेनेटिक वो बता रहा है, अनकवर कर रहा है, यानी उस राज से पर्दा उठा रहा है कि किस तरीके से जीन्स हमारे इन्वायरमेंट के साथ अफेक्ट होते हैं। उन्होंने कहा था ना ब्रिज के साथ, तो यहाँ पे ई आंसर जो सा वो आएगा इन्वायरमेंट। उसकी एक एग्जांपल प्रेग्नेंट रैट के अंदर, अब रैट को ढूंढना शुरू कर दें, कहाँ पे चूहों की बात है। स्ट्रेस पैदा होती है, न्यूबॉर्न रैट में लेटर शो प्रॉब्लम्स इन इट्स डैश। तो ज्यादातर क्या लग रहा है, एफ मुझे लग रहा है पढ़ने से, एक अंदाजे से, टाइम कम है तो तुक्का लगा के आगे जा सकते हैं आप, लेकिन लॉजिकल तुक्का हो, रीडिंग करके देखें कि क्या सेंस बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे रैट्स को ढूंढना शुरू कर दें, रैट्स की बात कहाँ पे की गई है। ऑन द वे द स्टडी, सर इस पैराग्राफ में। Studies of animal, for example, have shown that when rat experience stress during pregnancy, it can cause epigenetic change in a fetus that lead to behavioral problems. ये आ गया जी आंसर, behavioral problems। नीचे आए और यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ये इसके बिहेवियर की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का एफ, ठीक है। अब इस तरीके से हमने, अब ये आ गया साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट वाली जो सिचुएशन है, यहाँ पे आपको जरा बड़ा ध्यान से
पढ़ना पड़ेगा। और ये आप साइंटिस्ट पहले ढूंढे, साइंटिस्ट कहाँ पे है। फ्रांसिस गैल्टन है पहला साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट की जो बातें हैं उसमें से एक पिक करना पड़ेगा आपको। फिर थॉमस बॉचर्ड, फिर डेनियल रीड। तो इसके हमने निशान भी लगाए हुए थे कि जहाँ जहाँ पे साइंटिस्ट आ रहे हैं अब आपने वहां पे जाना है। ये रीड की बात है, रीड क्रेडिट्स थॉमसन, यहाँ से बात हो रही है। ये डेनियल रीड की बात हो रही है। ये अब ये दो पैराग्राफ रीड के, इनको पढ़ के हमने एक वहां से एमसीक्यूज को पिक करना है कि कौन सा इसका है। ठीक है। बहरहाल एक जो सा वर्ड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक वर्ड था जो हमने अभी शुरू में किया था, ट्रेल ब्लेजर। चलें ऊपर आते हैं। पहले सबसे पहला साइंटिस्ट आ रहा है यहाँ पे, फ्रांसिस गैल्टन, फर्स्ट सजेस्टेड अप्रोच। उसने एक अप्रोच शो की, बट ट्विन स्टडीज टूक अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट इन द 1980s। अब ये तो मैं पढ़ पढ़ के आपके सामने डिस्कस कर करके कर रहा हूँ ना, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो था ना जो मैंने अभी किया है, इट टेक्स हार्डली 7 to 8 मिनट्स। 7 से 8 मिनट में ये कंप्लीट होता है। और फिर उसके बाद आप ये एमसीक्यूज में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, 5-7 मिनट इस पे लग जाएंगे। उसके बाद आपने 13-14-15 मिनट में पहले सेशन को कंप्लीट कर लेना है और आगे चले जाना है। लेकिन अब आपने जब आप इसकी तैयारी करनी है ना, वो डिफरेंट होगी, वो मैं बताता हूँ आपको, ठहरे। अब इसको थोड़ा सा ना मैं पढ़ता हूँ ताकि आपके माइंड में चीज बैठे, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे किसी साइंटिस्ट की बात नहीं की गई पहले 3 पैसेजेस के अंदर। फोर्थ पैसेज में बात की गई यहाँ पे, idea of using twins to measure the influence of heredity dates back 1875 when the English scientist Francis Galton first suggested the approach and coined the phrase nature and nurture। एक अंग्रेज साइंसदान था 1875 में, उसने एक अप्रोच को सजेस्ट किया और उसने बताया कि नेचर और चीज है, नर्चर और चीज है। नेचर आपकी जीन से आ गई, माँ बाप से जो चीजें आगे आ रही हैं, डीएनए आ गया, और नर्चर आपका एनवायरनमेंट है। बट ट्विन स्टडीज टुक सरप्राइजिंग ट्विस्ट इन द 1980s। 1980 के अंदर एक अजीब सा चेंज आया। वो क्या आया कि अराइवल ऑफ स्टडीज इनटू द आइडेंटिकल ट्विन्स हु हैड, अच्छा जी, हु हैड बीन सेपरेटेड एट बर्थ एंड रीयूनाइटेड रिजल्ट्स। उन्होंने कहा जी दो स्टडीज ऐसी आ गई, ठीक है ना, अराइवल ऑफ स्टडीज इनटू, हाँ कुछ स्टडीज ऐसी आ गई कि आइडेंटिकल ट्विन्स पे आई कि जो कि सेपरेट हुई। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे जो कि अलग हो गए थे पैदाइश के वक्त में और इकट्ठे हुए एडल्ट्स में, उनके ऊपर कुछ रिसर्च आ गई। 2 दहाइयों के बाद 137 सेट जो उनसे थे ट्विंस के, इवेंचुअली विजिटेड, इस बंदे ने, इस उन्होंने विजिट किया इस लैब में, थॉमस बॉचर्ड की लैब में विजिट किया। और एंड व्हाट बिकम नोन एज मिनीसोटा स्टडी ऑफ ट्विन रियर्ड अपार्ट। रियर्ड कहते हैं बिछड़ जाना, वो जो अलग अलग हो गए उनके ऊपर हुई, इसका नाम दे दिया। Numerous tests were carried out on the twins and they were each asked more than 15,000 questions। 15,000 सवाल उनसे पूछे गए और उसके बाद उनके ऊपर टेस्ट वगैरह हुए। अच्छा जी, बॉचर्ड एंड हिज कलीग्स यूज्ड टू माउंटेन ऑफ डेटा। बॉचर्ड ने, ये जो इसकी जिसकी लैब के अंदर हुआ ना ये, और उसके दोस्तों ने माउंटेन ऑफ डेटा यूज किया टू आइडेंटिफाई हाउ फार ट्विन्स वर अफेक्टेड बाय देयर जेनेटिक मेकअप, के किस तरीके से कितना वो जेनेटिक मेकअप के अंदर इफेक्ट हुए। द की टू देयर अप्रोच वाज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड हेरिडेबिलिटी। उनका जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि मौरूसियत, उर्दू में मैं इसको मौरूसियत कहूंगा, कि जो कि माँ बाप से आगे चीजें आती हैं। In broad terms, the heredity of trait measures the extent to do which difference among members of population can be explained by differences in their genetics। तो ये कहता है कि जनरल अगर हम बात करें तो हेरिडिटी की जो सी खसूसियत है
उसको मेजर किया जाता है डिफरेंस है अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन क्या वो जितने लोगों ने वो साइज था ना उसकी रिसर्च का, कैन बी एक्सप्लेन बाय डिफरेंस इन देयर जेनेटिक्स, वो जेनेटिक्स की अंदर जो डिफरेंस था उसकी वजह से एक्सप्लेन किया। एंड वेयर एवर बॉचर्ड एंड अदर साइंटिस्ट लुक्ड, और जहां पे उन्होंने देखा इट सीम दे फाउंड द इनविजिबल हैंड ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस, तो उन्होंने एक छुपा हुआ हाथ देखा जेनेटिक इन्फ्लुएंस का, हेल्पिंग टू शेप आवर लाइव्स, यानी वो इस चीज पे कंक्लूजन ये था कि जीन्स उनकी जिंदगी को शेप करने में उसका कोई ना कोई अमल दरामद है, यानी कि जो बंदा बना जैसे बना तो उसके अंदर जेनेटिकली जो उनसी चीजें हैं ना बैक एंड से वो जरूर आ रही हैं। अच्छा जी, बाउचर्ड की बात वो कहता है लेटरली हाउएवर ट्विन स्टडीज हैव हेल्प्ड लीड साइंटिस्ट टू अ रेडिकल न्यू कंक्लूजन दैट नेचर नर्चर नॉट द ओनली elemented forces according to a recent field epigenetics there is a third factor। अब उसने भी थर्ड फैक्टर है, लेकिन अब हमने जो रीड कर लिया हुआ है वो इसको रीड कर लिया है, ऊपर वाला जो सा था फ्रांसिस गैल्टन जो 1875 में उसने नेचर और नर्चर को अलग किया, नीचे आके देखें एमसीक्यूज के अंदर। पांचवें नंबर पे है कि इसने एक टर्म यूज की थी, डिस्टिंग्विश, फर्क किया था दो फैक्टर्स के दरमियान में जो इफेक्ट करते थे ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को। कौन से दो फैक्टर्स थे, एक नेचर था और एक नर्चर था, यही दो फैक्टर्स थे ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। समझ रही, इसके अलावा तो और बात कोई की है इस बंदे ने, एक्सप्रेस द व्यू ऑफ द स्टडी एपिजेनेटिक्स विल इंक्रीज आवर नॉलेज, ये कोई बात नहीं की इसने। डेवलपमेंट मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, ये किसने किया था, माउंटेन ऑफ डाटा इकट्ठा किया उसके बाद 15,000 सवाल किए, ये इसने किया था थॉमस बॉचर्ड ने, तो बी आंसर लिखे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये देखे ना दिमाग, अब मेरा माइंड मैथमेटिकल मेथड से माउंटेन ऑफ डाटा की तरफ चला गया और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आपका माइंड जाएगा वहां पे क्या आप मतलब मैथमेटिकल, और कहीं पे भी पूरे पैसेज में लिखा ही नहीं हुआ मैथमेटिकल मेथड का, कोई टेबल बनाया उन्होंने, कोई हिसाब किताब के सवाल हल किए, कुछ भी नहीं है। एक मैकेनिकल मेथड यूज, मैथमेटिकल मेथड लॉजिक के ऊपर यूज किया जिसमें उनसे 15,000 के करीब सवाल पूछे और फिर डाटा निकाला, और वो एसी ने किया था, थॉमस उसके लैब के अंदर किया था। ठीक है, तो इसके पहले वाले के आंसर में आप ए लिख दें और नीचे वाले के आंसर में बी लिख दें, ये नहीं हमने भी पढ़ा जो सी वाला, ये जो 6 वाला जो सा आंसर है इसको नहीं हमने अभी पढ़ा। पॉइनर्ड रिसर्च इनटू जेनेटिक्स यूजिंग ट्विन्स, कौन सा पॉइनर रिसर्च की थी इस बंदे ने, 1875 में पॉइनर रिसर्च की थी फ्रांसिस गैल्टन ने। ठीक है ना, इस बंदे ने, ये पॉइनर था ना, उसके बाद आए हैं बाकी सारे रीड और ये वो, पॉइनर ट्विंस के ऊपर ये था, तो इसके सामने भी आप बी आंसर। एक सेकंड एक सेकंड, pioneered research into genetics using twins, ट्विंस के ऊपर एक सेकंड है इधर, इसको हम देखते हैं अभी नीचे चल के क्या आता है। कैरिड आउट रिसर्च इनटू ट्विन्स हु लिव्ड अपार्ट, हाँ, तो जो अलग अलग हुए थे ये बॉचर ने, ये कंफर्म हो गया, तो 9 कंफर्म हो गया, इसका आंसर बी है, जो सेपरेट हुए थे बी हो गया इसका आंसर, और 7 का आंसर बी है, और 5 का आंसर ए है, ए बी बी। अभी ये दो हमने पढ़ने हैं, हो सकता है इनमें से ऊपर वाले में से हो या कुछ और हो, ये हम रीड करते हैं तो फिर पता लगेगा। अच्छा ये देखें, ये वर्ड आया, रीड क्रेडिट्स थॉमस बॉचर्ड, रीड कहता है थॉमस बॉचर्ड का जो वर्क है टुडेज सर्ज इन ट्विन स्टडीज, जो कि आज हमारी ट्विन स्टडी में आता है। एक सेकेंड, थॉमस बॉकर्स वर्क for today's surge in twin studies he was the trailblazer, she says, रीड खातून है, वो कहती है कि वो पॉइनर था, we forget that 50 years ago things like heart diseases were thought to be caused entirely by lifestyle, हम ये समझते थे कि 50 साल पहले जो ऐसी बीमारियां हैं
जैसे हार्ट अटैक है, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, हालांकि इसका ताल्लुक जीन्स के अंदर भी है। शिजोफ्रीनिया एक बीमारी होती है साइकोलॉजी की, was thought to be due पुअर मदरिंग, उसकी रीजन जो सी है वो पुअर मदरिंग है। ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर इस आ रहा है 8। जी सिद्रा, आपका माइक ऑन हो गया, जरा से ऑफ कर लें। चलो अच्छा स्टूडेंट्स, इसको ना अभी थर्ड इसको कंप्लीट करते हैं। ये तो रीड के बारे में बात है, इसको जरा मजीद देख लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन ऊपर पहले छूट गया, उसके बाद हम नीचे लास्ट में आते हैं। अब बहरहाल कहने का मकसद ये है, एक्सप्रेस्ड व्यू दैट स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक विल इंक्रीज आवर नॉलेज। उसने कहा कि जो स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक है वो हमारे नॉलेज को बढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। किसने कहा था ये बात? हाँ सायरा, उसके लिए लैब यूज हुई थी सिर्फ, लेकिन ठहरे जरा। सर लास्ट पैरा देखिएगा, उसमें रीड की बात हुई है। ये तीनों पैराग्राफ ना रीड के ऊपर ही हैं, ये पहला दूसरा ये वाले। एक मिनट है। जेनेटिक्स रीड वर्क विद मैनी ट्विन्स ओवर द इयर्स, ठीक है ना। जेनेटिक, ये जो साइंसदान है डैनियल रीड, ये खवा खातून है, उसने काम किया ट्विन्स के ऊपर कई साल, और थॉट डीपली अबाउट द ट्विन स्टडीज टॉट अस, और उसने सोचा कि क्या उसकी स्टडीज हमें बताती हैं। इट इज़ वेरी क्लियर व्हेन यू लुक एट ट्विन्स दैट मच ऑफ व्हाट शेयर्ड इज हार्ड वायर्ड, ही सेज, शी सेज। उन्हें कहा कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल लिखी लिखाई मौजूद है ना, हार्ड वायर्ड है। मैनी थिंग्स अबाउट देम आर एब्सोल्युटली द सेम, अनऑल्टरेबल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप तब्दील ही नहीं कर सकते। बट इट इज़ ऑल्सो क्लियर व्हेन यू गेट टू नो देम, और ये भी पता लगता है कि जब आप ये चीज़ें जान लेते हैं, दैट अदर थिंग्स अबाउट देम आर डिफरेंट, कि उन चीज़ों के मुताबिक दूसरी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एपिजेनेटिक्स इज द ओरिजिन ऑफ अ लॉट ऑफ दोज डिफरेंसेस। तो एपिजेनेटिक जो है उसका ओरिजिन बनता है इन माय व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। रीड क्रेडिट देती है थॉमस बॉचर्ड को उसके काम को फॉर टुडे सर्च, के आजकल जो तली इसमें ट्विन की स्टडीज के अंदर इजाफा हुआ है, उसके पीछे जो रीजन है वो थॉमस बॉचर्ड की है, उसका काम है बेसिकली। ही वॉज द ट्रेल ब्लेजर, शी सेज। उसने कहा कि जी ये ट्विन के ऊपर जो स्टडीज हुई हैं उसके अंदर जो पॉइनर्स में ये थॉमस बॉचर्ड मौजूद है। वी फॉरगेट एट 50 ईयर्स, हमें नहीं पता कि 50 साल पहले सिर्फ हम ये समझते थे कि हार्ट डिजीज के पीछे लाइफस्टाइल है। शिजोफ्रेनिया ये भी समझा जाता था कि मदरिंग ट्विंस है, पुअर मदरिंग। ट्विन स्टडीज हैव अलाउड अस टू बिकम मोर रिफ्लेक्टिव अबाउट व्हाट पीपल आर एक्चुअली बोर्न विद एंड व्हाट कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस। तो जो ट्विन की स्टडीज थी उनों से हमें ये पता लगा, मोर रिफ्लेक्टिव अबाउट व्हाट पीपल आर एक्चुअली बोर्न, के लोग किस तरीके से पैदा होते हैं किन चीज़ों के साथ, एंड व्हाट कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस, और कौन सा आगे एनवायरनमेंट जो सा उनकी उन्हें अफेक्ट करता है। ठीक है। Having said that, Reeds adds the latest work in epigenetic promises to take our understanding even further. ये है जी लाइन, ये आखिरी जो क्वेश्चन रह गया था उसकी ये वो ये कहता जी, रीड ये कहती है कि लेटेस्ट वर्क जो है एपिजेनेटिक्स में वो हमारी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को बढ़ा देता है। What I like to say is that nurture writes some, ये देख लें पहले आंसर ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए। Express the view that study of epigenetic will increase our knowledge. ये किसने कहा? डेनियल रीड ने कहा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो पहले का ए है, दूसरे का सी है, तीसरे का बी है, चौथे का अब रीड ने क्रेडिट दिया था उसको, लेकिन जो पॉइनर था वो कौन था भला? 1875 में सबसे पहले वाला था फ्रांसिस गैल्टन, उसने स्टार्ट की थी रिसर्च।
ठीक है। उसने ये कहा था आजकल जो इजाफा हुआ है रिसर्च के अंदर उसका मैं क्रेडिट देती हूँ थॉमस बॉचर्ड को। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जेनेटिक्स के अंदर ट्विंस जेनेटिक्स इस्तेमाल की थी ट्विंस के अंदर रिसर्च ने, वो किस पॉइनर कौन था उसका? फ्रांसिस गैल्टन था। ये कंफ्यूज करेगा बास स्टूडेंट को। तो ट्रेल ब्लेजर का वर्ड उसने यूज करके ना आपको कंफ्यूज किया हुआ है, ताकि आप इसका फटाफट आंसर जो सा ना वो लिख दें बी। ये एक थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा ट्विस्टिंग चीज है। ये 9 बैंड के ना क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि जिस बंदे का दिमाग बहुत चल रहा है ना, 9 आउट ऑफ 9 लेना चाह रहा है, वो इसको आमतौर पे 90% लोग इसको गलत करके ना ज्यादातर बी आंसर लिख देंगे इसका। ठीक है ना। लेकिन ये कि चूंकि 1875 में सबसे पहली रिसर्च की इस बंदे ने थी, तो ये पॉइंटर्स के अंदर है, यहाँ पे ए आंसर है। ये जी आपके पूरे का पूरा पैसेज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि अटेम्प्ट करना कैसे। अब कोई चीज़ रहेगी है तो मुझसे पूछ लें। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग जेनेटिक इन्फ्लुएंस, उसकी जरा समझ नहीं आई है। वो मुझे ये लग रहा है कि थॉमस वाउचर का जो लैब सिर्फ यूज हुआ है, लेकिन ये कहा तो उसने है ना लैब फ्रेंचाइज लैब के अंदर क्या गल्टन किया ने। था? लैब के अंदर उन्होंने डाटा नहीं, स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा किया था काफी ज्यादा। जी। ये देखिए ना, वो कह रहा है कि ओवर 2 डेकेड्स, 2 दहाइयों में 137 सेट इकट्ठे किए ट्विंस के, जिन्होंने इसको लैब में विजिट किया। बिकेम नोन एज मिनीसोटा स्टडी ऑफ द। ठीक है ना। उसके बाद न्यूमरस टेस्ट वर कैरिड आउट ऑन द ट्विंस एंड दे वर ईच आस्क्ड 15,000 क्वेश्चन उनसे पूछे गए। यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया, Bouchard and colleagues ये use this mountain of data to identify how far twins are affected by their genetic makeup। ये यहाँ से बॉचर का काम स्टार्ट हो गया। उसकी लैब यूज की और ओहो। यहाँ से उसका काम स्टार्ट हो गया। और उसकी जो की अप्रोच थी, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट था हेरिडेबिलिटी का, ये है जी स्टैटिस्टिकल जो उसने वो किया। ब्रॉड टर्म में फिर उन्होंने बताया कि ये क्या चीज़ होती है। इसके अलावा कोई और ये आंसर भी यही है, इसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पे नहीं इस्तेमाल की गई। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है जी? प्रॉब्लम ये आ रही है कि सबसे पहले स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती कि लिखा क्या हुआ। ये क्लास है हमारे पास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। ए क्लास के स्टूडेंट वो हैं कि जिनको समझ नहीं आती लिखा क्या है, तो उसको, उन स्टूडेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। समझ ना आने की 2 रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन है उनकी वोकैबुलरी बहुत पुअर है। नंबर 2 रीजन ये है कि उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती। जैसे डैशेस डूशेस लगे हुए ना कॉम्प्लेक्स, वो आप हमारी क्लासेस लेंगे राइटिंग की, आपकी सीधी हो जाएंगी सारी चीजें। यानी कि डैशेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर आप जरा तवज्जो के साथ क्लासेस एक दफा ले लेंगे। ठीक है। तो दूसरा आपकी वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी आपने बढ़ानी पड़ेगी और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपने 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद पेपर देना है, तो कोई दिन ऐसा ना हो कि जिस दिन आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस ना हो। और आइल्स की 16 किताबें आपके पास मौजूद हैं, आपने एक पैसेज, 2 पैसेज। अच्छा, एक तो ये है कि इसमें देखिए, अगर मेरे से ये समझ नहीं आ रही मुझे इस लाइन की ना, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता। बायोमेडिकल रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्विन्स ऑफर प्रीशियस अपॉर्चुनिटी टू अनटेंगल। अनटेंगल के वर्ड को बगैर देखे मैं आगे नहीं जा सकता। अगर मुझे नहीं मतलब पता, उसको मैं देखूंगा, अपने अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। उसके बाद इसका टाइम लगेगा, 20 मिनट्स नहीं लगेंगे आपको, 30-40 मिनट्स लग जाएंगे एक पैसेज के ऊपर, जो बिगनर्स हैं। लेकिन ये मजबूरन करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो कोई टेक्निक काम नहीं आएगी, जीरो हो जाएंगे। और बिल्कुल जैसे ही आप वापस ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ना कीवर्ड से सिनोनिम्स मिलेंगे आपको, और ना ही आप उससे कोई और, मतलब ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। और आप खुद देखेंगे कि 1 माह बाद, 2 माह बाद चीजें चेंज होती जाएंगी और आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो था डी क्लास के स्टूडेंट्स को, जिन्हें समझ कुछ नहीं आ रही। वो ना तो वो पिक कर पा रहे हैं। अगर उनको 2 घंटे, 5 घंटे भी दे दिए जाए, तब भी उनसे 13 के सवालों के जवाब निकलने नहीं है। ठीक है ना। तो उनको अभी सारी टेक्निकों को छोड़ के, टाइम मैनेजमेंट को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और क्वेश्चंस के आंसर्स को देखें, तुक्के ना लगाएं।
सही तरीके से देखें, और उसके बाद अगर आपको पता लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो उसकी रीजन तलाश करें। वो रीजन ना मिले तो फिर मुझसे पूछ लें, किसी और स्टूडेंट से भी डिस्कस किया जा सकता है। नहीं तो अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो फिर मेरी इन्हीं पैसेजेस के ऊपर उर्दू ट्रांसलेशन हुई हैं। जैसे मैं अभी अभी तो खैर मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, वैसे उर्दू ट्रांसलेशंस आपको मिल जाएंगी, उन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशनें सुने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। ये डी क्लास के स्टूडेंट थे। सी क्लास के स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कुछ कुछ उनमें सेंस बन रही है, लेकिन उन्हें क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हो रहे। उनकी भी रीजन वही है, और वोकेबलरी कुछ पहले से बेहतर है आम स्टूडेंट से, कुछ पहले रीडिंग की आदत भी है हल्की फुल्की सी। लेकिन ये कि कुछ जो ऐसे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं जो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप कर लेते हैं, और ऐसे टॉपिक आ जाते हैं कि जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो ऊपर से गुजर जाते हैं। उसके लिए भी प्रैक्टिस है जी, उन्हीं चीज़ों पे आप काम करेंगे, राइटिंग की क्लासेस लें, और आप लोग ज़रा थोड़ा सा बेहतर जल्दी कर जाएंगे, क्योंकि जो डी वाले थे वो बिल्कुल सरफेस लेवल पे थे, 4.55 बैंड के स्टूडेंट थे, वो सारे तुक्के पे लेके जा रहे थे। आपकी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं जी बी क्लास स्टूडेंट्स। बी क्लास स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 70% समझ आ रही होती है, क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हो रहे होते। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करें ऐसे स्टूडेंट्स का जो बी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जब आप पूछे ना उनसे कि इसका मतलब क्या है, तो वो थोड़ा सा गलत मतलब बता रहे होते हैं। यानी एग्जैक्ट वो मीनिंग जो सेंटेंस का बन रहा है उसकी बजाय ना कोई 60% थोड़ा सा अपने में से डाल रहे होते हैं, या कुछ और अजीब साइड पे चले जाते हैं। राइटर जो कहना चाह रहा होता है 100% उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, 70-80% कर जाते हैं। तो कई जगहों पे उनके आंसर्स ठीक हो जाते हैं और काफ़ी जगहों पे गलत हो जाते हैं। वो तकरीबन 1-1.5 माह की प्रैक्टिस के बाद वो अपना लेवल मेंटेन कर लेते हैं। एक क्लास स्टूडेंट वो होते हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा रीडिंग बनी होती है, उनको 3-4 दिन चाहिए बस। 3-4 दिन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके पैटर्न को समझें, देखें कि किस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, अपने आप को ज़रा यूज टू करके पेपर दे दें। तो डी, सी, बी, ई और ए सारे के सारे 9 आउट ऑफ 9 ले सकते हैं, लेकिन डी कैटेगरी को जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा ए कैटेगरी में आने के लिए। क्योंकि जो ए कैटेगरी में है वो डी से चल के ही आया है, वो कोई पैदाइशी तौर पे इस तरह के अंग्रेजी के वो नहीं थे, बेसिकली माहिर लोग नहीं थे। वो डी से सी में आए हैं, सी से बी में आए हैं, और बी से ए में हैं। बी वालों को और सी वालों को मैं ये कहता हूँ कि जी आप कभी भी, अगर आप खुद से पता लग जाता है हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो कभी भी आप लोग जो है ना वो इसको छोड़े ना, रीडिंग करें, और रीडिंग में बड़े गौर से करें। बेशक शुरू में छोड़ दें, आप क्वेश्चंस के आंसर्स जितने ठीक होते हैं होने दें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। और तलावत नहीं करनी इसकी, समझना है इसको है क्या ये चीज। अगर नहीं पढ़ा जा रहा, 2 पेजेस हैं, 1 पेज पढ़ लें। ये लें जी, आज नहीं मेरे से 2 पढ़े जा रहे, मैं 1 पढ़ लेता हूँ, 1 पढ़ लें, ठीक है ना। ये भी नहीं पढ़ा जा रहा तो रिसर्च यूजिंग ट्विन्स को छोड़ दें, ऐसे पढ़ना शुरू कर दें कि जो जिसमें आप और ज्यादा कंफर्टेबल है। कई टॉपिक्स ऐसे आ जाएंगे जो आपसे सब्जेक्ट से मुतल्लिक होंगे, जहाँ पे 16 किताबें, आप उनको टिक कर लें। पहले पहले टॉपिक को ज्यादा जल्दी पिक कर लें, वो ज्यादा और आसान है, ठीक है। दूसरे तीसरे वाले पैसेज को मतलब कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको आना उसी साइड पे ही है। लेकिन पहले स्टेप 1 पे आ जाए, फिर स्टेप 2 पे आए, फिर स्टेप 3 पे आए। इसके अलावा कोई अगर कोई यूट्यूब पे देख लें, कुछ और आप कर लें, वो सब फजूल चीजें। इसके सेंस में कि हर स्टूडेंट के ऊपर हर चीज फिट नहीं होती। एक कैटेगरी है, उसका डिफरेंट वे ऑफ प्रिपरेशन है, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ए और डी कैटेगरी के, हर एक का अलग अलग है। एक ही आप टिप बता के कहेंगे जी सारे बच्चे ऐसे करें, ऐसे किसी से नहीं होता, किसी से हो जाएगा किसी से नहीं होगा, किसी को कोई डिफरेंट वे चाहिए हो रहा था। तो सबसे पहले आपकी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है पैराग्राफिंग की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, वोकैबुलरी खास तौर पे बहुत ज्यादा चाहिए सारी मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। उनके ऊपर आप काम करें तो फिर मतलब मेरी बात, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 7-8 साल लगे इसको डेवलप करते हुए, बहुत ज्यादा। और मैंने तो यहाँ तक किया था कि इनके ऊपर किताबें, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता लग रहा कि मैंने चीजें रखी कहाँ हैं।
ये देखिए बुक 6 टेस्ट 1 सेक्शन 1, एक एक वर्ड मैंने निकाला हुआ ये, फिर दूसरे टेस्ट का, फिर तीसरे टेस्ट का, ये सारी वोकैबुलरी बनाई हुई है। और पता नहीं कितनी दफा मैं तो पढ़ा भी चुका हूँ इनको। कैप्रेशियस, abundant, community, descendants, harsh, ठीक है, इंडिजिनस, मीगर, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस है नॉट सेफ और सर्टन, डेंजरस, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट, ये उन इन पैसेजेस के अंदर आए हैं। कोई भी चीज आप देखेंगे किसी के पास मास्टरी है ना, तो वो इस तरह नहीं होता कि आप वो आप आंखें बंद करके बंदा सोया हुआ है तो अगले दिन उठ के तो उसकी ऐसी कमांड होगी है कि वो बंदा बिल्कुल हर चीज उसको आना शुरू हो गई है। पता नहीं कितनी रातें जाग के गुजरती हैं, कितने क्रेडिट आवर्स आपके लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है। मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है हम कर नहीं सकते, तो कर सकते हैं आप डी कैटेगरी में भी हैं तब भी 9 आपके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि कम से कम कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आपके कमांड में आए। और गिव अप कर देना किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है कि जी मुझसे नहीं होता, मैं छोड़ के भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। इसका फायदा ही क्या, फिर आपने स्टार्ट ही क्यों किया था अगर आपने इस तरह करना था। अच्छा जी, विकास का आंसर है उसके बाद। हीरा ने पोस्ट किया था। एनालिटिकली स्पीकिंग, हीरा मेरी बात सुनो, जब आप बैठ ही गई हो काम करने के लिए तो कम से कम चीज़ों को, अब इसके बाद कॉमा आता था आपने क्यों मेंशन नहीं किया, ये ओपनिंग फ्रेज है, उन्होंने एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये तो देख के आपने लिखना था। एनालिटिकली स्पीकिंग कॉमा द टॉपिक रिगार्डिंग जॉब सेटिस्फेक्शन ग्रैब्स आवर इमीडिएट अटेंशन, ये तो हो गया ठीक। नाउअडेज मेनी एडल्ट्स हैव फुल टाइम jobs and the proportion of their lives spent doing such jobs is very high. चलो ठीक है आगे। So feeling about one's job must reflect how an individual identify, ये जो चीजें हैं ना ये लेके जानी नीचे, बॉडी पैराग्राफ 2 में लिख लो, 3 में लिख लो, यहाँ पे तो आपने सिर्फ पैराफ्रेजिंग करनी है, ठीक है ना, पैराफ्रेजिंग करके तो आपने बता देना इसको इतना लंबा नहीं यहाँ पे करना, नीचे ले जाओ बॉडी पैराग्राफ में किसी जगह पे लिख लो, ठीक है लिखा हुआ इसमें गलत कोई नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट बात करें ना। बिकॉज ऑफ दिस इट इज इंडीड प्लेज, इट इज इंडीड प्लेज, अब इट भी लिख रही है, इज भी लिख रही है, इंडीड भी लिख रही है, इट प्लेज आएगा ना, इट प्लेज अ वाइटल रोल, इट इज इंडीड। एक और काम करो, बिकॉज ऑफ दिस इट इज इंडीड प्लेज, इज इंडीड को 2 कॉमा में डाल दो, एक सेकंड है, इट इज इंडीड प्लेज, हाँ ये ठीक सेंस दे रहा है, it is indeed plays a vital role for the welfare of that person. Let us unearth some important factors below. What lies behind the notion that employees gets job gratification on several reasons? Well paid and developed prospects such as high salaries reflects higher. ये आपने कहाँ से पिक की हैं चीजें, किताबों में से, ये एकेडमिक रीडिंग की इसमें से, वोकैबुलरी खास तौर पे? जी सर, वहां से भी किए हैं, कुछ नेट से भी किए हैं। नेट की लाइंस, नेट की लाइंस ना यूज किया करें, अगर तो वैसे ही कुछ आपने देखना है देख लें। हाँ एकेडमिक बुक में से जो आप यूज कर रही हैं ना, खुद से बना रही हैं, वो ठीक है, अच्छा लिखा हुआ, ये दोनों पैसेजेस वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छे हैं। थर्ड पैराग्राफ कहाँ पे? वो देयर आर फंडामेंटल रीजंस वाला, व्हाट लाइज वाला हो गया ना एक, उसके बाद जो नीचे थर्ड पैराग्राफ होता है, इन द कल्मिनेशन ऑफ ऑल of the above discussion, of course not everyone enjoys their work, इसके अंदर एक थर्ड पैराग्राफ नहीं था कन्वर्सली या कुछ और? अब आपने इसका भी तो आंसर देखना ना, ठहरे मैं बताता हूँ। व्हाट फैक्टर्स आपने लिख लिया व्हाट लाइज वाले में,
ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब ये वाला कहाँ पे आंसर है, हाउ रियलिस्टिक इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। सर ये आप आगे मैं थोड़ा पढ़ सा रहा पढ़ लें फिर मैं पढ़ रहा हूँ। और कंक्लूजन पैराग्राफ कहाँ है फिर, अगर ये हुआ तो। जी सर, मैं ये कंफ्यूज थी कि मैंने कंक्लूजन पैराग्राफ नहीं लिखा, लेकिन आप ये पढ़ लें फिर मैं आपको वो अगर उसकी है तो मैं वो भी इंक्लूड कर लेती हूँ एक। मैं कंफ्यूज हो रहा था मैंने इनको सिर्फ पढ़ने एक में ना कि लाइन कंक्लूजन पैराग्राफ को ना कि ज्यादा स्ट्रेच ना हो तो सिर्फ एक लाइन में ही लिख दिया। आप वैसे पढ़ लें, अगर जो भी है फिर मैं एडिशन कर लूंगी। अच्छा, कंक्लूजन पैराग्राफ प्रॉपर बनाना है, उसके अलावा सारा कुछ जाया हो जाएगा आपका। ओके सर। कंक्लूजन पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो बॉडी में तो कुछ ना कुछ लिखेंगी, उसमें 100% होना चाहिए। ओके सर। अदरवाइज इसमें एक चीज होती है टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट ना हो तो 5 बैंड आते हैं इसके अंदर रिस्पॉन्स में। हम्म। आपने सारा ठीक लिखा है, अच्छा लिखा है, सेंस बन रही है। अब इसको ना मेच्योरिटी आएगी, इसमें बेहतर होगा, लेकिन तरीका ये ठीक है जिस तरीके से आज आपने तैयारी करके लिखा है। सर एंड वाला पैराग्राफ भी पढ़ ले। सारा पढ़ लिया है, मुझे 15-20 सेकंड लगते हैं पढ़ते हुए। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, कोहेजन की प्रॉब्लम है। सेंटेंसेस आपस में फुली इंटैक्ट नहीं है बाज़ जगहों पे, और कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ठीक है जब आप एक मतलब कुछ लिख रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ भी बिल्डअप हो जाएगी। Which causes many health problems. Sugary products should be made more expensive too. Analytically speaking, the topic regarding high level of sugary fizzy drinks has remained. अच्छा, sugary intakes कर लो बस, sugary intakes। Right. अच्छा जी, अब ये लिखा ना, कॉस्ट ऑफ शुगरी प्रोडक्ट्स शुड बी इंक्रीज। अब लिखो एनी इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट ऑफ सच प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। एनी अपसर्ज, द पॉसिबल राइज could sustain the could discourage people to excessive use। इस तरह करके ना इसको थोड़ा सा डेवलप करें। Right. अच्छा, there are 3 fundamental reasons why increasing price of sugary products could curtail the aggravating trend of using। इस तरह करके कुछ लिख लेना इसको, जी। न्यूट्रलाइज का Right. यूज कर सकते हैं। ये देखे ना, यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स कॉमा अल्कोहल, फिर कॉमा आएगा, फिर ETC आएगा, फिर डॉट आएगा, और अगर ये आगे कंटिन्यू हो रहा है तो उसके बाद फिर कॉमा आएगा। Right, sir. अगर कंटिन्यू नहीं हो रहा तो फिर दे का T कैपिटल कर दें। ये देन ना लिखें, यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं आएगा, ये इफ के साथ ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यहाँ पे कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने के बाद इट विल डीमोटिवेट स्त्री। Motivate people to. एटसेट्रा ना इनफॉर्मल होता है, एक दफा हमने यूज कर दिया, अब दोबारा ना यूज करें किसी और जगह पे। सही होगा सर। ये पूरा सेंटेंस नहीं है। नहीं है सर।
Why? Because of less consumption and affordability of soft drinks. ये कौन सा टेंस है? इसमें वर्ब कौन सा है? प्रेजेंट डेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, कौन सा है? कोई भी नहीं है। ये सर इट इज वाई बिकॉज ऑफ, दिस इज द रीजन, इस तरह करके कुछ पूरा सेंटेंस लिखें इसको। ठीक सर। बाकी ठीक है, विकास रीडिंग करो मजीद। आज उसने अच्छा लिखा, हीरा ने, उसका उसने जी। पिक किए हुए काफी ना फ्रेजेस रीडिंग के पैसेजेस में से, और उससे कुछ जी। सेंटेंसेस बनाए हुए। इस तरह कोशिश करें आप भी। यहाँ पे ना द राइट आर्टिकल सर। ऑफ द अबाउट डिस्कशन। राइट सर। बाकी इधर भी पहले भी आ गया, इन द कल्मिनेशन ऑफ द अबव। हाँ जी, इन द कल्मिनेशन यानी एंड करते हुए। किसका? जी। अबाव, द अबाव, ये ऊपर वाले का। ठीक हो गया सर। राइट। ग्रामरली में डालेंगे ना तो खुद ये दो आर्टिकल दे देगा आपको। ग्रामरली के अंदर सॉफ्टवेयर में डालेंगे ना तो इसमें यहाँ पे भी आर्टिकल लगवाएगा आपसे, और ये भी। ये ऑफ की वजह से द कल्मिनेशन में आ रहा है, द आ रहा है, और उसके आगे भी द आएगा। राइट सर। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के अदरवाइज को कैपिटल करें, उसके बाद जाने दें इसमें। दूसरा मैंने आपने ना विल का यूज बहुत ज्यादा किया हुआ है, इसको भी जरा देखिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। In running days, use business transactions influenced people. अच्छा, इन रनिंग डेज आ गया ना सायरा, तो अब आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। ओके सर। ये दो तीन सेंटेंसेस आपने इकट्ठे ही जोड़े हुए हैं इसके अंदर। The huge business transactions are influencing by advertising, which plays a vital role in society. सोसाइटी में तो वाइटल रोल नहीं प्ले करी। चले, यहाँ पे बेहतर है कि इसको फुल स्टॉप लगा दें। In the given context, I tend to agree with the statement that advertisements leave. अब ऊपर आपने एडवर्टीजमेंट अगर लिख लिया या हाईलाइट कर लिया, तो यहाँ पे आप प्रमोशनल एक्टिविटीज कर लें, एडवर्ड्स का वर्ड यूज कर लें, ब्रांडिंग का वर्ड यूज कर लें, लिख लें अपने पास। प्रमोशनल एक्टिविटीज, एडवर्ड्स हैं, ब्रांडिंग है। अगर हम लोग तो गोल गोल बोलते हैं। अच्छा जी, जरा माइक ऑफ कर लें। कन्वर्सली अच्छा, स्केप्टिक नहीं आएगा, द स्केप्टिक्स आएगा, द स्केप्टिक्स। Moreover, young moreover such as। अच्छा, पहले आपने moreover लिख लिया ना, तो नेक्स्ट आप फर्दर मोर लिखें। पहले moreover तो नेक्स्ट फर्दर मोर। ओके सर। या तो आप लिखें इन द कल्मिनेशन ऑफ द अबाउट डिस्कशन, या लिखें ड्राइविंग द पॉइंट होम। इन दोनों में से कोई एक यूज करें, एक को खत्म करें। ओके सर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ना नेक्स्ट 1 वीक या अगले कोई 5 to 7 जो पैसेजेस है ना, वो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अगर यूज करना चाहे ना, कंपाउंड सेंटेंस यूज करें और स्मॉल सेंटेंसेस यूज करें। अभी कॉम्प्लेक्स वाली साइड पे ना आए, वो मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी नया नया आके थोड़े पेपर हुए हैं। जब आप लॉन्ग सेंटेंस करेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।